साल 2022 जनवरी का महीना था और नासिक के देवलाली कैंप इलाके का लवित मार्केट में एक 23 साल की हिंदू लड़की की मुलाकात इत्तेफाक से एक पुराने जानने वाले से होती है। उस शख्स का नाम था दानिश शेख। वो लड़की उस वक्त अपनी BCA की पढ़ाई पूरी कर रही थी। दानिश और वो लड़की एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक ही कॉलेज से आते थे। क्योंकि लड़की दानिश को पहले से जानती थी, इसीलिए दोनों के बीच काफी बातचीत हो रही थी। बातों बातों में दानिश ने उस लड़की को बताया कि वो आजकल TCS के नासिक BPO में काम कर रहा है। उसने एक बहुत ही हमदर्द और मददगार दोस्त का मुखौटा पहनकर उस लड़की से कहा कि उसकी डिग्री पूरी होने वाली है और जब भी उसे जॉब की जरूरत हो वह TCS में उसकी नौकरी लगवाने में मदद कर सकता है। किसी भी फ्रेशर के लिए बिना धक्के खाए और सीधे TCS जैसी कंपनी में एक रेफरेंस या गाइडेंस मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। लड़की के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था अपने करियर शुरुआत करने के लिए और यहीं से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। महीने बीतते गए। लड़की ने अपनी BCA की डिग्री भी पूरी की, जिसके बाद दानिश ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मदद की और इंटरव्यू के बाद उस लड़की का सिलेक्शन TCS नासिक के BPO यूनिट में एसोसिएट की पोस्ट पर हो गया। साल 2022 ये उस साल के मध्य का समय था। उस समय TCS के इस BPO यूनिट में करीब 147 लोग काम करते थे। कंपनी ने कई नए यंग रिक्रूट्स को ज्वाइन कराया था। इनमें से ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा थे, जिनमें लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इनकी सैलरी 18,000 से 25,000 रुपये के बीच हुआ करती थी। यह वह उम्र होती है जब इंसान अपने करियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। लड़की ने बड़े उत्साह के साथ ऑफिस जाना शुरू किया। अब क्योंकि दानिश उसी कंपनी में था और उसी ने जॉब लगवाने में मदद की थी, तो दोनों का ऑफिस में मिलना जुलना और बढ़ गया। ऑफिस की कैंटीन में साथ कॉफी पीना, ब्रेक्स में साथ बैठना, शिफ्ट के बाद बातें करना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक आम ऑफिस कल्चर जैसा लग रहा था। इसी दौरान दानिश ने उस लड़की को अपने कुछ खास दोस्तों और सीनियर्स से मिलवाया। इनमें एक नाम था तौसीफ अख्तर, जो एक टीम लीडर था, और दूसरी थी निदा खान, जो एक प्रोसेस एसोसिएट थी। निदा खान के पास आधिकारिक रूप से कोई बड़ी लीडरशिप पोजीशन नहीं थी, लेकिन कंपनी के अंदर इस ग्रुप में उसका रसूख किसी HR से कम नहीं था। इनके अलावा रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी जैसे अन्य लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। धीरे धीरे इन सबका एक फ्रेंड सर्किल बन गया। लड़की को लग रहा था कि उसे एक बहुत अच्छा मेंटर और ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो इस बड़े से ऑफिस में उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यह भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। जुलाई 2022 और उस समय पहली बार हालात ने एक भयानक करवट ली। लड़की को ऑफिस ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक दिन दानिश ने उसे कॉल किया और उसे मिलने के लिए देवलाली कैंप इलाके की खंडोबा टेकरी पर बुलाया। ये एक पहाड़ी और थोड़ा सुनसान इलाका है। लड़की बिना किसी शक के एक दोस्त पर भरोसा करते हुए वहां पहुंच गई। वह नॉर्मल बातचीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही दानिश का बर्ताव अचानक पूरी तरह बदल गया। दानिश उसके बेहद करीब आया और उसने जबरदस्ती उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने उसे जबरन किस करने की कोशिश की। दानिश के इस हरकत से लड़की पूरी तरह से सन्न रह गई थी। उसने फौरन दानिश को धक्का दिया, इसका कड़ा विरोध किया और वहां से जाने लगी। जब दानिश देखा कि लड़की घबरा गई है और विरोध कर रही है, तो उसने फौरन एक यू टर्न लिया। उसने एक क्लासिक इमोशनल कार्ड खेलते हुए लड़की से कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। पहले सामने वाले की फिजिकल बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करना और जब वह विरोध करे तो प्यार और कमिटमेंट का झूठा वादा देकर उसे कंफ्यूज कर देना। 23 साल की वह लड़की, जिसकी यह पहली जॉब थी, अपने सीनियर के इस बर्ताव से डर गई थी। लड़की ने उस वक्त उसे साफ मना कर दिया और कहा कि उसे इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। वह वहां से चली गई, लेकिन यह कोई आम छेड़छाड़ या एक तरफा प्यार का मामला नहीं था। खंडोबा टेकरी की उस घटना के बाद ऑफिस के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दानिश, तौसीफ और निदा खान अब उस लड़की के साथ जब भी बैठते, उनकी बातचीत का दायरा काम और करियर से हटकर धर्म पर आ जाता था। शुरुआत बहुत ही साधारण बहसों से हुई। वे लोग हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच तुलना करने लगे। वे बार बार बहुत ही चालाकी से उस लड़की के दिमाग में यह बात डालने लगे कि कैसे इस्लाम ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। वे हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जो बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। शिवलिंग, भगवान शिव, श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर ऐसी बातें कही जाने लगीं जो किसी की भी आस्था को गहरी चोट पहुंचा सकती थी। यह सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं थी, बल्कि यह उस लड़की की पहचान और उसके विश्वास पर किया जा रहा एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला था। लड़की को तब तक यह अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। इसके बाद दानिश शादी का ही झूठे सपने दिखाकर उस 23 साल की लड़की को इमोशनली इस कदर अपने जाल में फंसा लिया था कि वह सही और गलत के बीच का फर्क भूल गई।
दानिश उसे नासिक के त्रिंबक रोड पर स्थित होटलों में ले जाता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक धोखेबाज प्रेमी की नहीं थी। दानिश के बाद इस खेल में तौसीफ अख्तर की एंट्री हुई। जब उसे दानिश और उस लड़की के संबंधों के बारे में पता चला तो उसने इसका फायदा उठाने की खौफनाक साजिश रची। तौसीफ ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे धमकी देता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह दानिश के साथ उसके रिश्तों का सच उसके परिवार वालों को बता देगा। ऑफिस की लॉबी हो या पेंट्री, तौसीफ हर जगह उसे परेशान करता था, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। डर और बदनामी के साये में वह लड़की घुट घुट कर जीने लगी थी। उसे समझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। फिर इसके बाद एक दिन फरवरी 2026, उस दिन उस 23 साल की पहली पीड़िता के पास एक अनजान महिला का मैसेज आया। उस महिला का नाम महरीन था। महरीन ने लड़की को जो सच बताया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। महरीन ने बताया कि वह दानिश शेख की पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। जिस इंसान ने शादी का झांसा देकर सालों तक उस लड़की का शारीरिक और मानसिक शोषण किया था वह पहले से ही शादीशुदा था। यह बात सुनकर लड़की पूरी तरह से हैरान रह गई। इसके बाद जब लड़की सीधे दानिश के पास गई और दानिश का सामना किया और उससे उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो दानिश ने बड़ी ही बेरहमी से यह बात कबूल कर ली कि उसका उस लड़की से शादी करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। यह एक ऐसा पल था जब उस लड़की के सब्र का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ वह प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और घिनौना धोखा था। यह सुनकर वो लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी दौरान बाहर की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी थी। फरवरी 2026, फरवरी के ही महीने में नासिक सिटी पुलिस के पास एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचा। उसने पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि टीसीएस बीपीओ में काम करने वाली एक 22 से 23 साल की हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वह लड़की अचानक से इस्लामिक तौर तरीके फॉलो करने लगी है और रमजान के दौरान उसने बाकायदा रोजे भी रखे हैं। मामला एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से जुड़ा था और इसमें जबरन धर्मांतरण यानी फोर्स्ड कन्वर्जन का एंगल था। इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के उस लड़की के परिवार से संपर्क किया। परिवार की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। माता पिता बेहद डरे हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का व्यवहार पिछले कुछ समय से पूरी तरह बदल गया है। वह इस्लाम के नियमों का पालन करने लगी है और उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से इस्लामिक हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके थे और परिवार इतना खौफजदा था कि उन्होंने अपनी बेटी का ऑफिस जाना तक बंद करवा दिया था। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है। टीसीएस के उस बीपीओ के अंदर धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और जिस्मानी शोषण का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस बिना किसी पुख्ता सबूत के टीसीएस जैसी ग्लोबल और प्रतिष्ठित कंपनी के कैंपस में छापा नहीं मार सकती थी। उन्हें अंदर की हकीकत जानने के लिए एक ऐसा प्लान चाहिए था जिस पर किसी को शक न हो। और यहीं से नींव रखी गई भारत के कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े और गुप्त अंडरकवर ऑपरेशन की। नासिक पुलिस ने अपनी सबसे काबिल 6 महिला कांस्टेबल्स को इस ऑपरेशन के लिए चुना। इन कांस्टेबल्स को खास ट्रेनिंग दी गई और सादे कपड़ों में हाउसकीपिंग और सपोर्ट स्टाफ के रूप में टीसीएस नासिक बीपीओ के अंदर प्लांट कर दिया गया। ये महिला पुलिसकर्मी अब उसी फ्लोर पर झाड़ू पोछा लगाने और सफाई करने का काम कर रही थी जहां यह पूरा सिंडिकेट अपना खौफनाक खेल चला रहा था। लगातार 40 दिनों तक ये अंडरकवर महिला पुलिसकर्मी ऑफिस के हर कोने पर नजर रखे हुए थी। वे चुपचाप अपना काम करती थीं, लेकिन उनके कान हर बातचीत पर होते थे। उन्होंने देखा कि कैसे दानिश, तौसीफ, रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी जैसी टीम लीडर्स लड़कियों के पास जाकर अश्लील बातें करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे पेंट्री और मीटिंग रूम्स में लड़कियों को गलत तरीके से छुआ जाता था और कैसे निदा खान नाम की प्रोसेस एसोसिएट लड़कियों को धर्म बदलने के लिए ब्रेन वॉश कर रही थी। हर शाम ये पुलिसकर्मी अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद बाहर आती और अपने सीनियर अफसरों को दिन भर की रिपोर्ट देती थी। 40 दिनों के इस ऑपरेशन ने पुलिस के सामने इस बात को शीशे की तरह साफ कर दिया कि टिप बिल्कुल सही थी। उस ऑफिस के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहा था जो काम के दबाव और नौकरी के डर का फायदा उठाकर लड़कियों का जिस्मानी और मानसिक शिकार कर रहा था। सबूत इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन पुलिस सीधा एक्शन नहीं ले सकती थी। उन्हें किसी पीड़ित का बयान चाहिए था। इसी दौरान पुलिस ने उन लड़कियों की पहचान की जो सबसे ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। महिला पुलिस अधिकारियों ने ऑफिस के बाहर बेहद सुरक्षित जगहों पर इन लड़कियों से गुपचुप तरीके से मुलाकात की। उनकी काउंसलिंग की गई। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और उनके करियर या परिवार पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पुलिस के इस मजबूत सहारे ने उस चुप्पी के बांध को तोड़ दिया जो सालों से इन लड़कियों के होठों पर बंधा था। 26 मार्च 2026,
यह वो दिन था जब इस पूरे सिंडिकेट की नींव हिल गई। उस 23 साल की पहली शिकार लड़की ने हिम्मत जुटाई और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में पहली फॉर्मल एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में दानिश शेख पर शादी का झूठा वादा करके रेप करने, तौसीफ पर ब्लैकमेल करने और निदा खान पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के संगीन आरोप लगाए गए। जैसे ही पुलिस की मौजूदगी में यह पहली एफआईआर दर्ज हुई, ऑफिस के अंदर खौफ के साये में जी रही बाकी लड़कियों को भी हिम्मत मिल गई। 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2026 के बीच पुलिस स्टेशन में मानो बाढ़ आ गई। एक के बाद एक कुल 8 और कर्मचारियों, जिसमें से 7 लड़कियां और 1 लड़के ने आगे आकर अपनी आप बीती पुलिस को बताई। इन 9 दिनों के अंदर मुंबई नाका पुलिस स्टेशन और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई। ये कोई एक अलग थलग घटना नहीं थी। पुलिस की एफआईआर में दर्ज तथ्य बताते हैं कि इस बीपीओ के अंदर एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा था। इस सिंडिकेट में तौसिफ, दानिश शेख और निदा खान के अलावा रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और आसिफ अंसारी जैसे सीनियर कर्मचारी और टीम लीडर्स शामिल थे। इनका निशाना 18 से 25 साल की वो नई लड़कियां थीं जो अपने करियर को लेकर असुरक्षित थीं। लड़कियों को काम के बहाने डेस्क पर बुलाया जाता था और फिर बेहद आपत्तिजनक और भद्दे कमेंट्स किए जाते थे। एक लड़की ने कंप्लेंट की थी कि शाहरुख और रजा मेमन लड़कियों की पर्सनल लाइफ, उनके पास्ट रिलेशनशिप और उनकी सेक्सुअल लाइफ को लेकर सवाल करते थे। उन पर बॉडी शेमिंग कमेंट्स किए जाते थे। यही नहीं, दूसरी कंप्लेंट में लिखा था कि 19 मार्च 2026 यानी गुड़ी पाड़वा के दिन तो हद ही पार हो गई। ऑफिस फ्लोर पर सबके सामने रजा मेमन ने एक 23 साल की हिंदू लड़की की साड़ी का पल्लू खींच लिया। वहीं तौसीफ और आसिफ अंसारी ने उस पर अश्लील टिप्पणियां की और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। शफी शेख नाम का एक और आरोपी मीटिंग्स के दौरान महिला कर्मचारियों को गलत नजरों से घूरता था। आसिफ अंसारी का बर्ताव तो और भी ज्यादा खौफनाक था। वह लड़कियों को गलत जगहों पर छूता और उनके धर्म को लेकर जहर उगलता था। वह खुलेआम कहता था कि तुम्हारे भगवान बिना कपड़ों के घूमते हैं, तुम्हारे धर्म में बुर्का नहीं पहनते, इसीलिए तुम लोगों का रेप होता है। यह सिर्फ काम की जगह पर होने वाला उत्पीड़न नहीं था, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी जिसका मकसद लड़कियों के अंदर उनकी अपनी आस्था और पहचान को लेकर नफरत और शर्मिंदगी पैदा करना था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है। ये ऑफर सिर्फ पहले 100 यूजर्स के लिए, तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। वही एक और कंप्लेंट में पता चला कि इस गैंग ने एक पुरुष कर्मचारी को भी नहीं बख्शा। एक मेल एम्प्लॉय जो रामदास स्वामी का भक्त था और रुद्राक्ष पहनता था, उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया। तौसीफ और दानिश ने उस पर काम का इतना बोझ डाल दिया कि वह मानसिक रूप से टूट जाए। उसे नमाज पढ़ने और स्कल कैप पहनने के लिए मजबूर किया गया। साल 2023 की ईद के दिन तौसीफ उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया, उसे टोपी पहनाई, नमाज पढ़वाई और उसकी तस्वीरें खींचकर ऑफिस के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी ताकि उसे जलील किया जा सके। जब इस कर्मचारी ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसकी पत्नी को लेकर एक इतनी नीच बात कही जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। चूंकि उस कर्मचारी की पत्नी को मेडिकल कारणों से बच्चा नहीं हो रहा था, तौसीफ ने उससे कहा कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो वह अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। इतना सब कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सालों तक चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस सिंडिकेट ने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था। इस सिस्टम को बचाने वाली और लड़कियों का ब्रेन वॉश करने वाली मुख्य कड़ी थी निदा खान। जब कोई लड़की दानिश, तौसीफ या बाकी आदमियों की हरकतों से परेशान होकर रोती या टूट जाती तो निदा एक हमदर्द बनकर उनके पास जाती थी। वह उनका भरोसा जीतती और फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में यह बात डालती थी कि अगर वे सुरक्षित रहना चाहती हैं तो उन्हें इस्लाम अपना लेना चाहिए। निदा उन्हें बुर्का पहनने, लिपस्टिक न लगाने और इस्लामिक तौर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। लड़कियों ने आवाज उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि कई ईमेल्स और लिखित शिकायतें कंपनी की इंटरनल कमेटी को भेजी थी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी पॉश के तहत इन शिकायतों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहां एक और बड़ी साजिश चल रही थी। इन सारी शिकायतों को देखने की जिम्मेदारी पॉश कमेटी के ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैनानी के पास थी। अश्विन चैनानी ने इन सभी शिकायतों को जानबूझकर दबा दिया। उसने एक भी शिकायत को मुंबई हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया। इन एफआईआर में दर्ज बातें किसी भी सभ्य समाज को कंपा देने वाली थीं। मामले की गंभीरता और भयावहता को देखते हुए नासिक पुलिस ने तुरंत एक 12 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। इस टीम की कमान ACP संदीप मिटके को सौंपी गई। अब पुलिस के पास सबूत भी थे और गवाह भी। इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। SIT ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए एक झटके में
7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और आसिफ अंसारी अब पुलिस की गिरफ्त में थे। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी थी अश्विन चैनानी की। अश्विन, जिसका काम लड़कियों की सुरक्षा तय करना था, उसी ने उनका सबसे बड़ा सौदा किया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि अश्विन ने दर्जनों लिखित शिकायतों, ईमेल्स और चैट्स को जानबूझकर दबा दिया था ताकि ये शिकायतें टीसीएस के मुंबई हेड ऑफिस तक न पहुंच सकें। अश्विन की गिरफ्तारी ने भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक नया उदाहरण सेट कर दिया कि अगर कंप्लायंस ऑफिसर शिकायतों को दबाएगा तो वह भी एक मुजरिम की तरह सलाखों के पीछे जाएगा। दानिश शेख, तौसीफ अख्तर और पॉश ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैनानी समेत कुल 7 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। ये सब जरूर पुलिस के गिरफ्त में थे, लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। इस पूरे धार्मिक, धर्मांतरण और मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉश नेटवर्क की कथित मुख्य सूत्रधार निदा खान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। 9 अप्रैल 2026 उस दिन को जैसे ही टीसीएस मैनेजमेंट ने निदा खान को आधिकारिक सस्पेंशन लेटर थमाया, वह रातों रात नासिक से गायब हो गई। उसने न सिर्फ अपना बल्कि अपने करीबियों का मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया और उसकी तलाश में मुंबई, ठाणे और भिवंडी के इलाकों में 3 विशेष टीमें तैनात कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने मुंब्रा इलाके में निदा खान के पति को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान पति ने पुलिस को एक रिश्तेदार के घर का पता दिया जहां निदा के छुपे होने की बात कही गई थी, लेकिन जब पुलिस की रेडिंग टीम वहां पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। 18 अप्रैल 2026 उस दिन इस केस में एक बड़ा कानूनी दांव खेला गया। निदा खान के बचाव पक्ष के वकीलों राहुल कासलीवाल और बाबा सैयद ने नासिक सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल कर दी। इस अर्जी में एक ऐसा तर्क रखा गया जिसने केस की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया। अदालत में यह दलील दी गई कि 26 साल की निदा खान 7 से 8 हफ्ते की गर्भवती है। बचाव पक्ष ने दावा किया कि निदा को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके वकीलों और परिवार का कहना था कि मीडिया में निदा खान को गलत तरीके से एचआर मैनेजर बताया जा रहा है, जबकि असलियत में वह सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट और टेलीकॉलर थी जिसके पास कंपनी में कोई पावर या रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी। परिवार ने बचाव में कहा कि वह बस एक आम कर्मचारी थी जिसे सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वह उस ऑफिस में काम करती थी। 20 अप्रैल 2026 को इस एंटीसिपेटोरी बेल पर सुनवाई तय की गई और कोर्ट ने निदा खान को एंटीसिपेटोरी बेल देने से साफ मना कर दिया। पुलिस को 27 अप्रैल तक का समय दिया गया है, यानी 1 हफ्ता, ताकि निदा खान को ढूंढकर गिरफ्तार किया जा सके। इसके बाद जैसे जैसे एसआईटी ने इन आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खंगालना शुरू किया, इस केस की परतें और गहरी होती चली गईं। पुलिस ने कंपनी के 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए और 78 से ज्यादा संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड्स और एनक्रिप्टेड चैट्स रिकवर किए। इन चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स ने पुलिस को एक ऐसे सच से रूबरू करवाया जिससे यह केस एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। जांच में एक मलेशिया लिंक सामने आया। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली कि एक शख्स मलेशिया से बैठकर इस पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। ऐसा कहा गया कि यह कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक कट्टरपंथी प्रीचर यानी धर्मगुरु था। एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने तो पुलिस को यहां तक बताया कि इन लड़कियों को फंसाने और धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आरोपियों को बाहर से मोटी फंडिंग भी मिलती थी। यह कॉरपोरेट जिहाद का एक बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस था। जैसे ही विदेशी फंडिंग, मलेशियाई हैंडलर और ऑर्गेनाइज्ड धर्मांतरण की बात सामने आई, नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने फौरन मामले की जानकारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को दे दी। अब इस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी एसआईडी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की एंट्री हो चुकी थी। एटीएस ने हिरासत में ले गए रजा मेमन और शफी शेख को घंटों तक इंटरोगेट किया ताकि उनके पासवर्ड और विदेशी खातों की जानकारी निकाली जा सके। वही सुरक्षा कारणों को देखते हुए नासिक बीपीओ को बंद करके वहां के सभी कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया। इस पूरे अपराध ने एक बड़ा राजनीतिक रूप भी ले लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सख्त सार्वजनिक बयान दिया कि राज्य सरकार इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि कहीं यह कॉरपोरेट जिहाद का कोई बड़ा और संगठित मॉडल तो नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर यह कॉरपोरेट जिहाद साबित होता है तो इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। टीसीएस नासिक का यह मामला भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक डरावने और कभी न भूलने वाले सबक की तरह दर्ज हो चुका है। साल 2022 से 2026 तक उन 18 से 25 साल की युवा लड़कियों और कर्मचारियों ने जिस खौफ, घुटन, जिस्मानी शोषण और ब्लैकमेलिंग का सामना किया,
वह कॉरपोरेट दुनिया की उस काली सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर बैलेंस शीट और मुनाफे के पीछे छुपा दिया जाता है। कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अदालतें सबूतों को परख रही हैं, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ कागजों पर नीतियां बना देना काफी नहीं है। जब तक जमीनी स्तर पर सिस्टम में ईमानदारी और सख्त निगरानी नहीं होगी, तब तक सुरक्षित भविष्य की तलाश में निकले युवा ऐसे ही अदृश्य जालों का शिकार होते रहेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन मुजरिमों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।